नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विपक्ष पर जमकर हमला किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है। वे जानते हैं कि 2024 में देश की जनता पर भरोसा उन पर नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हताश विपक्ष कुछ भी बोल रहा है, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा करती है और 2024 में एनडीए हैट्रिक बनाएगी। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल? देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बना। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। रविवार को लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड और खतरनाक सिलसिला जो है लगातार जारी है। वहीं अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। शिमला में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। बारिश के चलते राज्य में 48 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई है। आपदा से राज्य में अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। हिमाचल में स्कूल कॉलेज को खराब मौसम के चलते 16 अगस्त को भी बंद रखा गया है। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में खतरनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहाँ पर एक पेड़ इमारत पर गिर गई, जिसके बाद इमारत ढह गई। जिस तरीके से यहाँ लैंडस्लाइड हुआ उसे देखकर लोग चीखने लगे। वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT 2 में अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। फाइनली एल्विश ने बिग बॉस OTT 2 की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। वहीं विनर बनने के बाद यूट्यूबर ने उनके पुराने वीडियो में होस्ट सलमान खान पर निशाना साधने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सलमान की तारीफ की। दरअसल शो में एंट्री से पहले एल्विश यादव अपने वीडियो में सलमान खान को रोस्ट करते थे। अब वो सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए शो के विनर बने। इस पर एल्विश ने खान को रोस्ट करने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके साथ ही यूट्यूबर ने बॉलीवुड के सुल्तान की खूब तारीफें भी की। यार वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बताता रहा हूँ। वो ध्रुव राठी ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे। आई एग्री कि मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बार मिला उनसे, काफी अनरियल, मतलब मुझे लगा कि यार ये कौन है। मतलब पास से पहली बार मैंने देखा, मूवीज में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और उन्होंने ऐसा डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया। मतलब बहुत कंफर्टेबली बात भी करी उन्होंने कि चिल मारो, ज्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया 2-3 बार, तो काफी अच्छा था। ये डेफिनेटली बहुत सही बात बोली थी मैंने कि हमारे में नहीं, सब में, कि अगर कोई पानी पूछता है तो उसको पानी पिला देना चाहिए, या फिर अगर नहीं पिलाना तो मना कर दो, बट अगर पिला दो तो धर्म होता है। उसने बहुत गलत चीज करी, साबुन का पानी मेरे को पिलाया, तो वो काफी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते थे उससे, और बुरा भी लगा मुझे कि यार मैंने प्यार से मांगा था, मैंने गुस्से से भी नहीं मांगा, मैंने बोला कि एक बार पानी पकड़ा दो, तो उसने वो चीज करी तो मुझे काफी बुरा लगा। एल्विश घर के अंदर मनीषा ने आप पर बहुत ट्राई किया, जिसके बाद आपने एक ही बात कही है कि मैं मेरा रिश्ता बाहर खराब नहीं करना चाहता हूँ। अभी आपने बात किया, सब ठीक है या फिर कुछ खराबी हुई? नहीं, अभी मैंने कोई बात नहीं करी, बट मैं अभी करूंगा, चेक करूंगा कि ब्लॉक तो नहीं हूँ मैं। हाँ। और मनीषा के साथ क्या चांसेस है यार? वहीं भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्याय तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है। साथ ही कहा कि अदालतों की कार्यक्षमता इस बात से निर्धारित होती है कि वे संवैधानिक कर्तव्य का कितना प्रभावी ढंग से जवाब दे सकते हैं। जस्टिस
चंद्रचूड़ 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे। अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच पर जोर देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मैं भविष्य की ओर देखता हूं तो मेरा मानना है कि भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्याय तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है। But equally, it is important, I think, for us to recognize the fact that the Supreme Court bar, as a leading bar of the country, stands for the protection of the rule of law. Without you, the lawyers, and without your fearlessness, and without your independence, we as judges would be really ciphers in the sands of time. When I get even an innocuous request from a member of the bar, sometimes wholly misconceived, for taking up a matter immediately on the same day, I yet hear it very, very carefully and assign a bench at the earliest opportunity. Because irrespective of an outcome of the case, I believe the real strength of our system is granting access to justice to our citizens. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रम रखा, जिसमें पूर्व बीजेपी नेता को याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से पहली बार पुण्यतिथि कार्यक्रम में एनडीए के घटक दलों को न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अटल समाधि पर पहुंचकर फूल चढ़ाए और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में नजर आई। उन्होंने भी इस मौके पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए मांझी ने इसे घमंडिया गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन के लिए घमंडिया एक शब्द यूज किया था। ये घमंडिया गठबंधन है। लालू यादव और ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए मांझी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी झंडा ना फहरा पाएंगे। उनका ये कहना घमंडिया सेंस का पर्दाफाश करता है। उनका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा है कि ये लोग घमंडिया हैं, इनका कोई आधार नहीं है। एक बार तो मैं कह चुका, अगर सब लोग अगर सुनते तो अच्छी बात है। बार बार कहने में हमारा भी पेशेंस की बात है। आप लोग समझिए, मेरे एज का भी सवाल है। तो वैसी परिस्थिति में बार बार पूछते हैं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो अंतिम बार मैं कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया है। राउत ने कहा कि उनके पास और क्या बचा है। आप इमारत का नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप इतिहास में वर्णित पंडित नेहरू का नाम नहीं बदल सकते। आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर के द्वारा बनाए गए इतिहास को नहीं बदल सकते। आप उनके जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हैं। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ,
ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? नहीं, उसके ऊपर भी उनके पास बचा क्या है? सिर्फ नई बात कोई बनाते नहीं। जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंगें बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, तो उनका खुद का इतिहास वो लोगों ने बनाया है। आप उनका जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हो। वहीं रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 332 दो सड़क हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक नरेंद्र कुमार सोधासी गांव का रहने वाला है। उसका साथी राजूपाल विष्णु खेड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में शीतल देवी कुछ करने की मन में सोच रही थी, तभी 2011 में राजीव गांधी महिला परियोजना से जुड़े लोगों ने शीतल देवी से स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने गांव की अन्य महिलाओं की आय बढ़ाने की पेशकश की। शीतला देवी ने 2011 में 12 लोगों के साथ मिलकर संतोषी मां महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। कोषाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाने लगी। समूह से जुड़ी महिलाएं अलग अलग प्रशिक्षणों के बाद आय बढ़ाने की जुगत कर रही थी। तभी राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के तहत शीतला देवी ने समूह ने वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण लिया। उनकी जिंदगी इस काम से बदल गई। वर्मी कंपोस्ट गांव में ही बनाकर रायबरेली और लखनऊ में बेचने लगी। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट से ही धान और गेहूं के बीज बनाना भी शुरू किया, तो समूह की आय लाखों के पार चली गई। सर, ये राजीव गांधी महिला परियोजना द्वारा हम लोगन का समूह बनाया गया। उसी से हम लोगन का मतलब प्रशिक्षण मिलता गया। प्रशिक्षण के बारे में फिर हमें कंपोस्ट की मतलब कंपोस्ट बनाने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी गई है। तो ये हमारे जायस में पहले शुरू जायस में ट्रेनिंग हुई थी बहादुरपुर, उसके बाद फिर लालगंज में ट्रेनिंग हुई थी। तो सब ट्रेनिंग के बाद हम लोग कंपोस्ट बनाना शुरू किया। इसमें लागत 500 मतलब 2000 की लागत पूरी आती है और 2000 की लागत में हम लोग मतलब 4000 कमा लेते हैं। वार्षिक आपकी कितनी कमाई हो जाती है? सर, मैं वार्षिक कमाई हमारी 50,000 हो जाती है। अच्छा, अभी आप एक बात बता रही थी, बीज वाली क्या बात है? पूरी बात। सर, हम लोग इसी कंपोस्ट डाल करके हमने मतलब नया बीज लाते हैं और नया बीज ला करके यहाँ पर मतलब बीज तैयार करते हैं। अरे सर, ये तो जब हम समूह में जुड़े हैं तब से जानकारी मिली है कि समूह से पैसा लेके कुछ रोजगार करो, तो हम सोचे चक्की लगा ले। कितने दिनों से ये चक्की चला रहे हैं? अरे ये तो चल रहा है सन 13 में समूह में जुड़े हैं, तभी से चल रहा है ये। इससे आपको कितनी कमाई हो जाती है महीने की? अरे सर, इससे तो हमारी कमाई तो हो जाती है, अरे 15-20 हजार 25 हजार तो हो ही जाती है। ये जो आटा चक्की है ये आप स्वयं चलाती हैं? हाँ, हम स्वयं चलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं, दिक्कत तो नहीं होती है। वहीं अयोध्या में रिटायर्ड शिक्षक पर बोलेरो गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर देने के मामले में तारून पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी जुबेर खान को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुठभेड़ तारून थाना क्षेत्र के गयासपुर तमसा नदी के किनारे हुई है। आरोपी जुबेर खान के पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में एक सिपाही शैलेंद्र भी घायल हुआ है। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि 11 अगस्त को पुरानी रंजिश में दबंगों ने रिटायर्ड शिक्षक पर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी, हत्या कर दी और जिसमें जुबेर वांछित बताया जा रहा था। चेकिंग के दौरान गयासपुर गांव के पास जैसे ही पुलिस को आरोपी ने देखा, भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है।
जनपद अयोध्या के थाना क्षेत्र तारुण में दिनांक 11/8/2023 को एक रिटायर्ड शिक्षक पे बलेरो चढ़ा करके हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया था। मामले की जानकारी होते ही परिवार से प्राप्त तहरीर पर थाना तारुण पर मुकदमा अपराध संख्या 209/23 अंतर्गत धारा 302, 120B IPC दर्ज किया गया था। इसी मामले के क्रम में एक वांछित अभियुक्त जुबैर खान की पुलिस को तलाश थी, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कल थाना क्षेत्र तारुण में कचौलीपुर ग्यासपुर के पास पुलिस के द्वारा जब आगामी त्योहार के संबंध में मोटरसाइकिल चेकिंग और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी समय सामने से आती एक मोटरसाइकिल जो पुलिस को देख करके घुमा करके भागने की कोशिश की, उसका जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग करते हुए मुठभेड़ में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, जिसकी पहचान जुबैर खान, जो कि हमारे मुकदमा अपराध संख्या 209/23 में वांछित था, उसके रूप में हुई है। उसको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाएं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर हमला किया है। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से सीएम बने हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों, गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं, कैसे वो अटल जी को वहाँ पे श्रद्धांजलि भी दिल्ली पहुँच कर देंगे, वहाँ भी देंगे। स्वाभाविक है, उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद था। मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, भाजपा ने बनाया था, ये याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम वहीं 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाराणसी कैंट स्टेशन पर पहुंचे लालजी चौधरी अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा झंडारोहण किया गया। साथ ही गौरव दीक्षित, स्टेशन निदेशक सौरभ सिंह, GDME आकाशदीप सिंह, GADEN अशोक पासवान, GAE अंकुश और ASTE बुलकेश मीना, AOM राजकुमार सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान रेल मंत्रालय के सलाहकार सदस्य शिशिर सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने दक्षिणी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राणा वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके पिता अभय सिंह को साथ लेकर राजनीति करते तो 5 साल सरकार चलती। हमारा 77वां जो है आज़ादी दिवस है, स्वतंत्र दिवस है, उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देनी थी और बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। लोगों ने फांसी को चूमा, अपने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, आपके सरदार पटेल, नेहरू जी और बिस्मिल्लाह खान और न जाने कितने अन्य लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, जेलों में गए। तो हमारा ये कहना है कि उनकी आज़ादी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज सांप्रदायिक ताकतों ने जिस तरीके से देश को बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, कोई विकास का काम करना नहीं चाहते, कोई आपको हमारी संपत्ति को बेच रहे हैं, जो हमारी जैसे आपका जो है, चाहे एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, बैंक हो, इन सबको बेचने का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग हो रहा है, CBI, ED, इनकम टैक्स का। वहीं बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सतीश थाना कैंट के बाहर होमगार्ड से कर्मचारी से SLR छीनने के मामले में खुलासा हुआ है। इस घटनाक्रम में संबंधित जानकारी देते हुए SSP बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि 11 अगस्त सुबह 3
बजे करीब पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक काले रंग के कार में सवार कुछ नौजवान लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास असलाह भी था। सूचना मिलने के बाद थाना कैंट द्वारा हाईवे के ऊपर नाका लगाया गया। इस दौरान काले रंग की गाड़ी में सवार 5 नौजवानों को जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी से वो भाग निकले। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए थे। उनकी SLR राइफल कार सवार के साथ चली गई थी, लेकिन कार सवार नौजवानों ने SLR रास्ते में फेंक दी और मौके से फरार हो गए। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। 12 ਅਗਸਤ ਦੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਜਸਟ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ HR 51 AQ 1696। ਇਹ ਸਕੋਡਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਚੋਚਾ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी के वंशवाद वाले मुद्दे पर पलटवार किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार वंशवाद के बारे में बात की, लेकिन वंशवाद तो हर पार्टी में। मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में दिया गया बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप किसी की तरफ उंगली करते हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। मणिपुर के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर को प्यार, देखभाल, करुणा और सहानुभूति की ज़रूरत है। उन्होंने करप्शन पे भी आरोप किए, परिवार के बारे में आरोप किए। परिवारवाद तो हर पार्टी में है। मुझे अमित शाह जी की पंक्तियां पार्लियामेंट की याद आती है। अमित शाह जी उन्होंने कहा कि अगर एक उंगली, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, रिकॉर्ड से ठीक रखिए। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ऐसे कहा था कि जब भी आप कुछ कहते हो लाइक एक उंगली आपकी तरफ जाती हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये माननीय अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो मुझे याद है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी दल तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 2019 में जो लोग वोट डालने गए थे उनका 2022 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी बुनियादी सवालों को उठा रही है। बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा है, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। को बाहर कर दिया उस टीम से, इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन। अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।